नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां पर पीएमसीएच में हंगामा और बवाल हो रहा है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की है, जूनियर डॉक्टरों ने, और इस बाबत काम बंद कर दिया है। भारी संख्या में पीएमसीएच में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती, पुलिस बल यहां पर पहुंची हुई है। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल है। परिजन ये कह रहे हैं कि इलाज में लापरवाही की गई और इस वजह से यहां पर जमकर बवाल काटा गया है। सब्जी बाग के मरीज की मौत हो जाती है। परिजन यहां पर आक्रोशित होकर डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर, उनके साथ मारपीट की गई और फिलहाल ये हालात है कि जूनियर डॉक्टर ड्यूटी को छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल में छिपे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएमसीएच, ये अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पर मरीज इलाज के मकसद से पहुंचते हैं और इलाज के दौरान मौत हुई है। परिजनों का यह आरोप है कि यहां पर लापरवाही बरती गई और इस वजह से शख्स की जान चली गई है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या हालात हैं? जी देखिए विवाह, हालात वाकई में यहाँ पर चिंता का सबब बना हुआ है। जो स्थिति है, जो परिजन है वो इधर से उधर भाग रहे हैं। जूनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मौजूद नहीं है। बाहर जो जूनियर डॉक्टर काफी संख्या में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये मारपीट की घटना हुई है, ये पहली घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी कई बार घटना हुई और जूनियर डॉक्टर से सुरक्षा की मांग करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बार बार इस तरह घटना घटती है। और जूनियर डॉक्टर फिलहाल इस मामले को लेकर एक बैठक बुलाने जा रहे हैं और बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिस शख्स की मौत हुई है, जो मरीज था, वो सब्जी बाग इलाके का था और केस के जो इमरजेंसी के इंचार्ज है डॉक्टर अभिजीत, उनका कहना है कि मरीज की मौत पहले ही हो गई थी। उसके बावजूद परिजन ये आरोप लगाया। संजय, लेकिन ये तर्क कैसे स्वीकार किया जाए? अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मरीज जब यहां पर पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी, तो फिर परिजनों को इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने का कोई मकसद नहीं है? देखिए, ये डॉक्टर की अपनी दलील है, डॉक्टर की अपनी सफाई है। इमरजेंसी के इंचार्ज जो है उनकी, दूसरी तरफ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं फिलहाल उनके काम बंद कर देने से अब स्थिति विकट हो गई है इमरजेंसी की। सारे जूनियर डॉक्टर्स फिलहाल एक जगह बैठ गए हैं और हालात इस तरह की है कि फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो किसी भी हालत में इमरजेंसी में स्वास्थ्य विभाग को ठप करने पर आमादा है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। हालांकि तो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो इमरजेंसी मरीजों को देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इमरजेंसी की व्यवस्था कर सकते हैं कि पूरी तरीके से ठप हो गई है। संजय, लेकिन क्या ये इन हालातों में दूसरे मरीजों को परेशानी नहीं उठानी पड़ रही होगी? क्या उनके लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल दिखती हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर विवाह ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरीके से जूनियर डॉक्टरों ने अपना काम बंद किया है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वाकई में किसी को भुगतना पड़ता है, तो जो हॉस्पिटल में दूसरे मरीज होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। आज जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स ने अपना तेवर दिखाया है, ऐसे में जाहिर सी बात है जो पीएमसीएच में व्यवस्था एक बार फिर से ठप होगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। ये संजय, जानकारी ये भी मिल रही है कि जूनियर जो डॉक्टर हैं वो काम छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल में जाकर छिप गए हैं, तो फिर छिपने की नौबत क्यों आई? जी देखिए, ये वाकया उस समय का है जब स्थानीय लोग, क्योंकि सब्जी बाग पीएमसीएच से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और स्थानीय मरीज होने के चलते काफी संख्या में मरीज के परिजन के रूप में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। इसका फायदा कुछ अनसोशल एलिमेंट ने उठाया और उन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि सुरक्षा की वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी इमरजेंसी के अंदर, उन्हें भागना पड़ा। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है और काफी संख्या में जूनियर डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद इनकी मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग कॉल की गई है, उसमें आगे की रणनीति लोग तय करेंगे। संजय, आखिर में क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने आया है अब तक? देखिए, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने का दावा जरूर किया जा रहा है। कुछ सीनियर डॉक्टर जरूर इक्के दुक्के नजर आ रहे हैं इमरजेंसी में, लेकिन कुल मिलाकर हालात जो है वो विकट है और स्थिति ऐसी रही तो निश्चित तौर पर मरीज पलायन को मजबूर होंगे इमरजेंसी से और दूसरे अन्य जो वार्ड है वहां से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, कल ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो भी हमले कर रहे हैं हम पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मुकम्मल तैयारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें हकीकत जानने के लिए अस्पतालों तक पहुंचना चाहिए। हालांकि एक बार फिर से अस्पताल की स्थिति एक बार बताते चलें कि मरीज की मौत हो जाती है, परिजन आक्रोशित होते हैं, जूनियर डॉक्टरों की पिटाई और उसके बाद जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या अस्पताल व्यवस्थाएं फिर से एक बार चरमरा सकती है? क्या इसे वक्त रहते रोका जा सकता है? ये तमाम चीजें सवालों के दायरे में हैं। बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां से पटना के शौचालय घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। पीएचईडी के कर्मचारी बटेश्वर प्रसाद को तेलंगाना से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है।
उसे जगतगिरी गुट्टा बालानगर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी मनु महाराज ने घोटाले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। आपको बताते चलें, पहले सचिव की गिरफ्तारी, फिर अध्यक्ष की, और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये मुख्य आरोपी और कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड यही है और इसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक बड़ी मछलियां कौन कौन सी, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि छोटे शख्स तो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो छोटी मछलियां थी वो गिरफ्तार हो रही हैं, लेकिन उनसे कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी जरूर इसे कहा जाएगा। 14 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में अब तक छोटी मछलियों की गिरफ्तारी के बाद से एक एक करके इन नामों का खुलासा भी सामने आ रहा था, लेकिन मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की गई है हैदराबाद से। और अब ये जरूर माना जा सकता है कि 14 करोड़ के इस घोटाले में किन किन के खाते में कितनी रकम गई, और इन रकमों से फ्लैट, जमीन, ये तमाम चीजें खरीदी गई हैं, जो कि अब तक जानकारी के तौर पर सामने आ रही है। शौचालय घोटाला जिसमें एनजीओ की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसे में 5 एनजीओ के नाम सामने आए, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जरूर इस गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगा कि किनके खातों में कितनी रकम और कैसे पहुंची। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस राज से पर्दा उठने की संभावना जरूर जाहिर की जा रही है। तो गिरफ्त में इस वक्त मास्टरमाइंड है। हैदराबाद से जगतगिरी गुट्टा से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी महाराज ने इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। और आपको बताते चलें कि कल ही इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सचिव की गिरफ्तारी पहले से, उसके बाद अध्यक्ष की गिरफ्तारी, 9 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके थे, और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई है। बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने चिमनी भट्ठा मालिक को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के पानहाट के पास की है। तो देखिए, लगातार ऐसी घटनाओं से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। चिमनी भट्ठा मालिक को गोली मारी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर शख्स को गोली मारी गई, और फिलहाल अब हर घटना के बाद से जो तर्क पुलिस की तरफ से सामने आता है, अपराधी बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे, यही कवायद इस वक्त भी यहां की जा रही है। इलाज के लिए सदर अस्पताल इस शख्स को लाया जाता हुआ चिमनी भट्टे का यह मालिक है जिसे गोली मारी गई। बीएसईबी का विवादों से जैसे चोली दामन का रिश्ता हो गया है। जी हां, ये एक दाग है जो धुलता ही नहीं है, क्योंकि एक दाग के धुलने से पहले ही दूसरे दाग लग जाते हैं। इस बार बोर्ड ने जो कारनामा किया है, उसने बोर्ड के अधिकारियों से लेकर विशेषज्ञों तक को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। मैट्रिक के मॉडल पेपर में गलतियों की भरमार। बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है पेपर। हिंदी के प्रश्न पत्र में गलतियों की भरमार। मॉडल पेपर के 10 पृष्ठों में 79 गलतियां। भगवान बचाए ऐसे एक्सपर्ट से। बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि सीधे तौर पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये जिम्मेदार संस्था इस कदर गैर जिम्मेदार है कि शायद इसने अपना पंचलाइन ही बना लिया है, कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। बुधवार को मैट्रिक का मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर लोड होते ही बोर्ड के अधिकारियों और एक्सपर्ट की काहिली सामने आई। हिंदी के मॉडल पेपर में गलतियों की भरमार है। एक पेज में इतनी और ऐसी गलतियां कि जैसे इस पेपर को किसी विशेषज्ञ ने नहीं बल्कि एक नौसिखिए ने तैयार किया है। इस मॉडल पेपर में न शुरू ठीक है न गुरु, यहाँ तक कि राष्ट्रीयता की भी ऐसी की तैसी करके रख दी है। इस मॉडल पेपर के महज 10 पेज में 79 गलतियां हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पहले पेज में ही 13 गलतियां हैं और 5वें पेज में तो गलतियों की संख्या 18 तक पहुंच जाती है। इन गलतियों में एक शब्दों का अगर जिक्र करने लगे तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन मॉडल पेपर की गलतियों से भरा ये पेज देखकर आप भी समझ सकते हैं कि तमाम विवादों और बदनामियों के बाद भी बोर्ड सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि शायद बीएसईबी को विवाद पसंद है। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा के वक्त बोर्ड के अध्यक्ष
आनंद किशोर ने इस बदलाव से छात्रों की बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गलतियों से भरे ऐसे ही मॉडल पेपर से छात्र तैयारी करके अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद रखेंगे? रजनीश, ETV न्यूज, पटना। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, सचमुच भगवान ऐसे एक्सपर्ट से भी बचाए, और क्या गुंजाइश नहीं दिख रही कि BSEB कुछ सबक सीख रहा है पिछली गलतियों से? देखिए विभा, लगता है कि BSEB को सुर्खियों में रहने की आदत पड़ गई है। अच्छे कामों के लिए सुर्खियों में तो नहीं, लेकिन ऐसे निगेटिव कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। फिर से इस बार ETV ने जो खुलासा किया है, मॉडल पेपर जारी किया गया है। जिस तरह से मॉडल पेपर जारी करने का उद्देश्य होता है कि जो छात्र इम्तिहान देंगे माध्यमिक परीक्षा के यानी मैट्रिक के, वो इस मॉडल पेपर के जरिए अच्छी तरह समझ लें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। उस चीज़ के लिए जो है मॉडल पेपर को जारी किया गया था। लेकिन जो मॉडल पेपर है वो भी हिंदी का है, और हिंदी के मॉडल पेपर में जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा मॉडल पेपर जो है उसको तैयार किया गया था। वेबसाइट पर जैसे ही ये डाला गया, उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक शिक्षक ने ही इस पर जो है एक करारा तमाचा दिया है और जो गलतियां हैं उसको उजागर किया है। जिस पेपर को ETV आज दिखा रहा है आपके पास, ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम दिखाएं विभाग कि महात्मा गांधी में देख सकते हैं कि हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बिंदी का भी महत्व होता है। चाहे वो देख सकते हैं कि चांद बिंदु हो या फिर बिंदु हो, यहाँ गांधी के नाम में गलत किया गया है। जो भाषण है, देखिए भाषण में तालब स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व, ये भी जानकारी बिहार बोर्ड को नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ तक लिखने नहीं आता बिहार बोर्ड को। ऐसे कई गलती हैं जिसको हम दिखा रहे हैं, यानी 79 गलतियों को उजागर किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लगातार कल रात से ETV चैनल के रिपोर्ट को देख रहा है, लेकिन अब तक ये खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मानो कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इंतजार ये भी करना है कि विद्यार्थी जो लगातार वेबसाइट के जरिए मॉडल पेपर को अपलोड कर रहे हैं और तैयारी करने की फिराक में हैं, उनके पास ऐसे गलत मॉडल पेपर तो नहीं हाथ लग गए। अगर ऐसे गलत मॉडल ऐसे में BSEB की ऐसी कितनी गलतियों के बाद हम ये समझें कि सरकार चेतेगी, सचमुच बदलाव की कोशिश उस दिशा में होगी? क्योंकि न केवल सिर्फ यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि यहाँ की साख भी धूमिल की जा रही है। बिल्कुल, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ माना जाएगा विवाह, चूंकि जिस तरह से पिछले साल लगातार आरोप लगते आया है, टॉपर गणेश हो, उससे पहले जो टॉपर्स घोटाला था, रूबी राय, सौरभ श्रेष्ठ, आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, इनके जिम्मे में कई ऐसे विभाग दिए गए हैं मानो ये फिजिकली रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आने में असमर्थ है। हमें बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो भगवान भरोसे चलती है, व्हाट्सएप के जरिए चलती है, रोज रणनीति बनाई जाती है, हाईटेक करने के दावे किए जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन ऐसी गलतियों को हम उजागर कर रहे हैं जो आज शर्मनाक है और छात्रों के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है विवाह। अब देखने वाली बात यह होती है कितने घंटे बाद इस मॉडल पेपर को बदला जाता है, या फिर गलती मॉडल पेपर को ही छात्र जो है देखकर तैयारी करते हैं और फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है विवाह। बिल्कुल रजनीश, और आखिर में ये तर्क दिया जा रहा था BSEB की तरफ से, बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर लाए जाएंगे, बच्चों को पूरे मार्क्स इस बाबत मिलेंगे भी, उनके कैरियर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्या इस रूप में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों के लिए कारगर साबित होंगे, जहां पर एक्सपर्ट्स ही इतने नाकारे नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठता है? बिल्कुल, जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा था कि पिछले साल रिजल्ट में काफी गिरावट आई थी, जिसको लेकर ऑब्जेक्टिव की प्रतिशतता बढ़ा दी गई है, यानी 50% सवाल जो है ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। अब ऐसे मॉडल पेपर जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बोर्ड की खामियों को उजागर कर रहा है, ऐसे मॉडल पेपर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जाए तो समझ सकते हैं कि रिजल्ट में कितनी वृद्धि होगी या फिर गिरावट होगी। विभा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कम से कम इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद हम ये उम्मीद करें कि BSEB अब तो कुछ सबक जरूर सीख जाए, क्योंकि अभी ये सिर्फ मॉडल पेपर हैं जिनमें इन गलतियों को उजागर करके आगे कोई गलती ना हो जाए उसे दुरुस्त किए जाने की संभावना बचती है। हालांकि छात्र इस परेशानी से हर बार दो चार हो रहे हैं। देख लेते हैं टॉप न्यूज। पटना में शौचालय घोटाले के मास्टरमाइंड बटेश्वर प्रसाद को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। बटेश्वर PHED का कर्मचारी है। SSP मनु महाराज ने घोटाले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी।
हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने चिमनी भट्ठा मालिक को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के पानहाट के पास की है। यूपी के हापुड़ में जयपुर का दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा। दुल्हन भी खास इंतजाम से बेहद खुश नजर आई। रेस्तरां में जीएसटी की दर घटने के बावजूद व्यापारियों को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा दिया गया है। ऐसे में रेस्तरां में खाने की दर में 5 से 7% की बढ़ोतरी दिख रही है। जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में शादी समारोह के दौरान पार्टी में गोली चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सलीम सुलेमान ग्रुप की धमाकेदार प्रस्तुति ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। न्यूज 18 नेटवर्क की राइजिंग सीरीज का अगला पड़ाव बिहार की राजधानी पटना में है। 17 नवंबर को पटना में राइजिंग बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा कई राजनीतिक और सामाजिक दिग्गज शिरकत करेंगे। साथ ही बिहार के विकास पर मंथन होगा। कैसा रहेगा राइजिंग बिहार कार्यक्रम, कौन कौन सी हस्तियां होंगी शामिल, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता रुपेश कुमार। न्यूज 18 नेटवर्क का राइजिंग सीरीज राज्यों के विकास का सर्वमान्य और बेहतर मंच बन चुका है। कई प्रदेशों में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद राइजिंग सीरीज का अगला पड़ाव बिहार की राजधानी पटना में है। 17 नवंबर शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले राइजिंग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के अलावा राजनीति के तमाम दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। राइजिंग बिहार का मकसद राज्य के बेहतर ढांचे को मजबूत करने के लिए राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों या फिर कलाकारों को एक मंच पर लाना है और इस मंच के माध्यम से संवाद के जरिए भविष्य में राज्य के विकास के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करना है। राइजिंग बिहार में प्रदेश के वरिष्ठ राजनेताओं के बीच संवाद और चर्चा का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों रामविलास पासवान, राधा मोहन सिंह ही नहीं बल्कि रविशंकर प्रसाद जहां बिहार के विकास का खाका खींचेंगे, वहीं बिहार जाति से निकलकर जमात की तरफ कैसे आगे बढ़े, इसकी रायशुमारी हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ करेंगे। इसके अलावा उद्योग धंधों और कला संस्कृति की बात भी होगी। इसकी बेहतरी के लिए इस मंच पर दवा कारोबारी संप्रदा सिंह, आर.के. सिन्हा और बॉलीवुड अदाकारा नीतू चंद्रा मौजूद रहेंगी। लेकिन बिहार के विकास की बात हो, बिहार के विकास का खाका तैयार हो और बिहार के लोग बिहार पीछे छूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिहार के लोगों के लिए यानी आपके लिए आपकी भागीदारी भी इससे सुनिश्चित हो, इसका भी हमने खास ख्याल रखा है। तो चलिए आइए मिलते हैं 17 नवंबर शुक्रवार को शाम 5 बजे ईटीवी बिहार झारखंड पर। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रुपेश कुमार, ईटीवी न्यूज पटना। पूर्णिया में बाढ़ से बर्बादी का असर अभी तक देखने को मिल रहा है। 3 महीने गुजरने के बाद भी बाढ़ का कहर कई इलाकों में है। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन में बालू भर गया है, जिस वजह से किसानों के सामने संकट अभी भी जस के तस बनी हुई है। यहाँ बाढ़ आने से पहले फसलें उगा करती थी। इस वीरान पड़ी जमीन पर फसलें लहलहाया करती थी। फसलों को देखकर किसान मुस्कुराया करते थे। लेकिन आज किसानों के माथे पर यही जमीन चिंता की लकीरें खींच दी है। वजह है बाढ़ के 3 महीने गुजर गए, लेकिन जमीन पर बालू का ढेर लग गया। इसी वजह से पूर्णिया में बायसी के कई गाँव में हजारों एकड़ उपजाऊ खेत बंजर हो गए हैं। लिहाजा किसान चिंतित हैं। मेरा खेत में सर 15 फीट तक खड्डा हो गया है और सारा बालू उठ करके सर प्लॉट में आ गया है। कितना एकड़ प्रभावित होगा? मेरा कम से कम सर 20 एकड़ से कम नहीं होगा। 20 एकड़ से ज़्यादा है सर।
खड्डा पूरा बालू भरा हुआ है। महानंदा रहने के कारण महानंदा बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है सर। हर साल यानी कि वो अपने साथ सैलाब में बहुत अधिक मात्रा में बालू लेके आता है, यहाँ का यानी कि उपज वाला भूमि को पूरा बंजर बना के चले जाता है। सरकार से यही मांग है कि अस्थायी रूप से कोई अस्थायी काम हो जिससे महानंदा का यानी कि बहाव को कंट्रोल किया जाए और जो यहाँ पे बालू पड़ा हुआ है किसानों को ध्यान देकर के बालू खेत से साफ करवाया जाए। पुरानागंज पंचायत के मुखिया बद्र आलम का कहना है कि पिछले 50 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। मुखिया का कहना है कि कल तक जो किसान खुशहाल थे, बाढ़ ने उसे कंगाल बना दिया है। 1000 से अधिक माने 1000 अधिक एकड़ जमीन पूरा बालू से भर गया है, पूरा बंजर हो गया है और गहरा भी हो गया है। किसान लोग मरने के कगार पर हैं, कोई साधन है नहीं। जब तक प्रशासन तक पहुंची तो भरोसा दिया गया और कहा गया कि अभी तक कोई सरकारी निर्देश तक नहीं आया। जैसे ही सरकार की ओर से कोई निर्देश आएगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। जहाँ तक है सिल्टेशन को दूर करने के, तो इसके लिए जैसे ही सरकार विभाग का निर्देश प्राप्त होगा उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। बाढ़ के कारण जो खेतिहार जमीन थी वहाँ गड्ढा बन गया है, करीब 15 से 20 फुट गड्ढा बन गया है। खेती के लायक लोगों की ज़मीन नहीं बची है। लोगों ने कई बार इसके लिए प्रशासन से मुआवजा के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली है इन लोगों को। अब इन लोगों के पास भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। कुमार प्रवीण, ETV न्यूज़, नवाबगंज, पूर्णिया। और हमारे साथ इस पर सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं पूर्णिया से हमारे सहयोगी से हम जानने की कोशिश करते हैं किन हालातों में यहाँ पर कोसी के किसान जी रहे हैं, क्योंकि जब पानी था खेतों में तो फसलें बर्बाद हो गई और पानी के गुजर जाने के बाद भी बालू ने खेतों को बंजर कर दिया है। कैसे निपटेगी इससे सरकार? क्या कुछ कोशिश की जा रही है किसानों को राहत देने के लिए? प्रवीण जी, मैं बता दूं कि अगस्त माह में सीमांचल और कोसी के बड़े इलाके में भीषण बाढ़ आई थी और इस बाढ़ से पूर्णिया का 22 अनुमंडल का एरिया काफ़ी तबाह हुआ था और जिसका नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। 46 लोगों की मौत हुई थी बाढ़ के कारण और सबसे अधिक तबाही हुई थी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। आज भी आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से किसानों के खेतों में सिल्टेशन है। सैकड़ों एकड़ खेतों में बालू भरा हुआ है, 3 से 4 फीट बालू भरा हुआ है, कहीं गड्ढा हो गया है, जिस कारण से किसानों का खेत जो है वो बंजर हो गया है। इस मामले में हमने बात की थी, कल हमारी बात हुई थी, जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं दिनेश चंद्र यादव, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो किसानों की क्षति हुई है, कृषि की फसल की क्षति का मुआवजा उनको शीघ्र मिल रहा है, इसके लिए पैसा भेज दिया गया है और उनके खाते का ये करके उसको जल्द ही उसके खाते में सारा मुआवजा की राशि भेज दी जाएगी। इसके बाद जो बालू की समस्या है उसके लिए भी सरकार विचार कर रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है महानंदा, लोगों का कहना है कि महानंदा का कोई अस्थाई निदान हो, ताकि हर साल जो बाढ़ आती है, जो किसानों को क्षति पहुंचा के जाती है, फसलें नष्ट हो जाती है, लोग इस बाढ़ में तबाह हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए कोई अस्थाई समस्या हो, ताकि इस महानंदा जो एक इस इलाके की शोक कही जाती है महानंदा, उससे लोगों को छुटकारा मिल सके और उस महानंदा पर कोई ऐसा तटबंध बनाया जाए ताकि उससे लोगों को सिंचाई भी मिल सके और जो हर साल बाढ़ आती है उससे भी छुटकारा मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोसी इलाके के किसान हर बार इस परेशानी से दो चार होते हैं और कोशिश उनकी यही है कि मुआवजा जो कुछ दिया जाए सरकार की तरफ से कम स्थायी निदान इस समस्या से जरूर होना चाहिए।